जब किसी बेलन या तार या सिलेंडर को जिसका एक सिरा फिक्स हो, दृढ़ता से कसा हुआ हो, वह दूसरे सिरे पर उसका जो अक्ष है उसके अक्ष के प्रति एक स्पर्शीय बल शियर फोर्स लगाया जाए, तो उससे जो सिलेंडर है वो थीटा कोण से, थीटा एंगल से जो है वो ट्विस्ट हो जाता है या मुड़ जाता है या ऐंठ जाता है, या ये कह सकते हैं कि उसमें मरोड़ी आ जाती है। तो इस प्रकार की स्थिति जो उत्पन्न होती है उसे बेलन में ऐंठन के द्वारा इस स्थिति को समझा जाता है। और इस स्थिति में जो बेलन का या तार का जो मटेरियल है, पदार्थ है, उसकी प्रत्यास्थता गुण के कारण उसमें एक रेस्टोरिंग जो है वो बल युग्म या टॉर्क डेवलप हो जाता है या प्रत्यानयन बल युग्म उत्पन्न हो जाता है, जो इसे वापस पहले वाली स्थिति में लाने का प्रयास करता है। और यह जो है प्रत्यानयन बल युग्म, वो जो एक्सटर्नल हमने फोर्स लगाया है उससे जो टॉर्क लगा है या ऐंठन बल युग्म लगा है उसके बराबर और विपरीत होता है। बेलन में ऐंठन को समझने के लिए चित्र में जो डायग्राम फर्स्ट दिखाया गया है उसमें एक सिलेंडर है जिसकी लंबाई जो है वो L है और इसकी जो त्रिज्या है वो R है। इसका अक्ष जो है वो O डैश है। अब इसका जो ऊपरी सिरा है, इस सिरे को फिक्स कर दिया गया है और जो निचला सिरा है उस पे ऐसे मरोड़ी फोर्स लगाया गया है। ये स्पर्शीय फोर्स F लगाया है। बेलन की सतह पर एक AB लाइन की कल्पना करते हैं और जो स्पर्शीय बल लगाया है F, इस स्पर्शीय बल F के कारण अब जो AB लाइन थी उसकी नई स्थिति हो जाएगी AB डैश, और यह परत जो है वो फाई कोण से अपरूपित हो जाएगी। यहाँ फाई जो है वो अपरूपण कोण है और थीटा जो है यहाँ पर ऐंठन कोण होगा। ऐंठन कोण थीटा जो है वो BO डैश B डैश के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है और जो अपरूपण कोण फाई है वो होगा BAB डैश। यहाँ फाई का जो मान है वो डिफरेंट सेल्स पे या विभिन्न कोषों के लिए अलग अलग होगा, जबकि थीटा का मान सभी कोषों के लिए समान होगा। ये जो ठोस सिलेंडर है उसे एक ही लंबाई के विभिन्न बेलनाकार कोष सिलेंड्रिकल सेल्स से बना हुआ माना जा सकता है। सबसे कम त्रिज्या का पहले, फिर उसे थोड़ी बड़ी त्रिज्या का, फिर और बड़ी त्रिज्या का, ऐसे 1 बाई 1 बाई 1 सेल लगाते जाएंगे तो जो है इससे ये सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा। तो सबसे जो आउटर मोस्ट सेल है उसको यदि काट दें AB के अनुदिश और फैला दें तो उसकी आकृति जो है वो ABCD आयताकार होगी और उसकी लेंथ जो है वो तो L के इक्वल ही होगी, लेकिन उसकी जो ब्रेड्थ होगी या चौड़ाई होगी वो 2 पाई R परिधि के बराबर होगी, बेलन की परिधि के बराबर होगी, क्योंकि ये आउटर मोस्ट जो है वो सेल को कंसिडर किया गया है। अब जब इस पे शियर फोर्स नहीं लगाया गया था तो उस स्थिति में इसकी पोजीशन होगी ABCD और फोर्स F लगाने के बाद इसकी नई स्थिति हो जाएगी AB डैश C डैश D और फाई यहाँ जो है वो अपरूपण कोण होगा। बेलन को विभिन्न बेलनाकार कोषों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं और इसकी जो रेडियस है
वो 0 से लेकर r तक होगी। हम किसी एक ऐसे सेल या कोश की कल्पना करते हैं कि भीतरी जो रेडियस है उसकी जो वैल्यू है वो तो x है, और जो बाहर वाला सिरा है उसकी जो रेडियस है वो है x प्लस dx। यहाँ dx की जो वैल्यू है वो बहुत ही कम है। ये बल F लगाने से इसकी सतह पर स्थित एक लाइन AB विस्थापित होकर AB डैश स्थिति में आ जाती है। तो यहाँ फाई जो है वो अपरूपण कोण है और थीटा जो है वो एंटन कोण है। और डायग्राम से हमें यहाँ से मालूम चल रहा है कि जो फाई है उसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी, कोण इक्वल टू चाप बटा त्रिज्या या आर्क बाई रेडियस वाले फार्मूले से इस प्रकार बी डैश की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी फाई इंटू ए बी, और ए बी जो है वो एल के इक्वल है। तो बी डैश की वैल्यू जो है वो फाई इंटू एल के इक्वल होती है। त्रिभुज बी ओ डैश बी डैश के लिए जो कोण थीटा होगा उसकी वैल्यू होगी बी डैश डिवाइडेड बाय ओ डैश बी, और बी डैश की जो यहाँ से वैल्यू मिलेगी हमें वो हो जाएगी थीटा इंटू ओ डैश बी, जो कि एक्स के इक्वल होगी, क्योंकि ओ डैश बी जो है वो एक्स के इक्वल है। यहाँ थीटा एक्स प्लस डी एक्स जो है उसमें डी एक्स की वैल्यू बहुत कम है, तो इसे हम एक्स के इक्वल ले सकते हैं। यह इक्वेशन नंबर 2 हुई। इक्वेशन 1 और 2 में जो लेफ्ट हैंड साइड है दोनों में वो इक्वल है, इसीलिए राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होगी। तो फाई इंटू एल इक्वल टू थीटा इंटू एक्स, तो जो फाई की वैल्यू मिलेगी वो होगी थीटा इंटू एक्स बाई एल। इस प्रकार फाई जो है वो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो जो सबसे बाहरी कोस होगा बेलनाकार उसमें अपरूपण जो है वो सबसे ज़्यादा होगा और अपरूपण कोण की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, और जो भीतरी कोस सबसे भीतर का होगा उसमें सबसे कम या शून्य के इक्वल होगी। और जैसे जैसे रेडियस या अक्ष से हम दूर चलते जाएंगे वैसे वैसे फाई की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी। इस प्रकार फाई के मैक्सिमम वैल्यू के लिए एक्स का जो है वो मान मैक्सिमम होना चाहिए, अर्थात वह बेलन के बाहरी त्रिज्या के बराबर होगा, और अंदर वाले जो सेल है उसके लिए विकृति का मान शून्य होगा जो अक्ष पर स्थित होगी। तो अक्ष से हम जैसे जैसे बाहर त्रिज्या की ओर या सतह की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे फाई का मान जो है वो बढ़ता जाएगा। इस प्रकार फाई की जो वैल्यू है वो एक्स पर निर्भर करती है, और एक्स का अधिकतम मान जो है वो बेलन की त्रिज्या के इक्वल होता है। इसीलिए फाई का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो बाहर वाली परत या बाहर वाला कोस जो है उसके लिए अपरूपण का मान, अपरूपण कोण का मान अधिकतम होगा। वह जो सबसे भीतरी कोस है या जिसको एक्स कह रहे हैं उसके लिए जो है फाई का वैल्यू 0 होगी, और जैसे जैसे एक्स से दूर सतह की ओर बढ़ते जाएंगे फाई की वैल्यू जो है वो विभिन्न सेलों के लिए बढ़ती जाएगी। ईटा shear स्ट्रेस डिवाइडेड बाय shear स्ट्रेन के इक्वल होता है। अपरूपण प्रतिबल व अपरूपण विकृति के अनुपात के बराबर होता है। तो इस प्रकार shear स्ट्रेस ईटा इंटू shear स्ट्रेन के इक्वल होगा। shear स्ट्रेस जो है वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा, से shear स्ट्रेस ईटा इंटू shear स्ट्रेन के इक्वल होगा। shear स्ट्रेन जो फाई की इक्वल है और फाई की जो वैल्यू है वो है
एक्स बाई एल इंटू थीटा। यहाँ थीटा जो है वो ट्विस्ट एंगल है, एंटन कोण है। अब ये जो सेल है इसका जो ये आधार का जो क्षेत्रफल होगा, ये वाले भाग का जो एरिया है वो आउटर मोस्ट वाला सेल में से इनर मोस्ट सेल के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमें ये इस वाले भाग का एरिया मिल जाएगा। इसको आधार है उसे एक आयताकार स्ट्रिप के रूप में माना जा सकता है, जिसकी लंबाई जो है वो परिधि 2πx के इक्वल और जो मोटाई है वो dx के इक्वल होगी, जिससे इसका जो एरिया है वो हो जाएगा 2πx dx। तो फिर यहाँ से शियर फोर्स की जो वैल्यू है वो हो जाएगी शियर स्ट्रेस इनटू एरिया। तो शियर स्ट्रेस जो है वो तो ईटा थीटा बाई एल इंटू एक्स है और एरिया जो है वो है 2πx dx। इस प्रकार शियर फोर्स की जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी ईटा थीटा बाई एल इंटू 2πx स्क्वायर dx। ये शियर फोर्स हो गया। अब जो ओ डैश सिलेंडर का अक्ष है उसके प्रति जो स्पर्शीय बल हमने लगाया उसका आघूर्ण टॉर्क जो होगा उसकी वैल्यू टॉर्क इक्वल टू जानते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो फोर्स तो है ईटा थीटा बाई एल 2πx स्क्वायर dx, ये फोर्स है, और इनटू जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो x के इक्वल है, क्योंकि जो फोर्स लगाया है वो यहाँ आउटर सेल पे लगाया है और इसकी जो है वो जो डिस्टेंस है वो रेडियस की इक्वल होगी। इसीलिए यहाँ पर जो टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी ईटा थीटा बाई एल इंटू 2π इंटू एक्स क्यूब dx है। यह टॉर्क जो लंबाई सिलेंडर की L है, रेडियस जो x से लेकर x प्लस dx की हमने एक जो सिलेंड्रिकल सेल या बेलनाकार कोस कंसीडर किया है, उसे थीटा कोण से ट्विस्ट करने के लिए जो आवश्यक एंटन बल युग्म है या ट्विस्ट टॉर्क है उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। और कंप्लीट बेलन जिसकी रेडियस r है के लिए टॉर्क पता करने के लिए, कुल बल आघूर्ण पता करने के लिए हम इस इक्वेशन को जो है इक्वेशन 3 का इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेकर r तक x की वैल्यू के लिए। इंटीग्रेशन करने पर 2π ईटा थीटा l कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन की जो लिमिट होगी वो x के लिए 0 से लेकर r तक होगी। सोल्व करने पर 2π ईटा थीटा बाई एल इंटू एक्स 4/4 लिमिट 0 टू r, 2π ईटा थीटा बाई एल r 4/4। तो टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा ईटा पाई थीटा r4/2l इक्वल टू ईटा पाई r4/2l इंटू थीटा। यहाँ पर ईटा पाई r4/2l जो है वो कांस्टेंट है, इसे c के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो टॉर्क इक्वल टू c इंटू थीटा मिलता है। थीटा यहाँ ट्विस्ट एंगल या एंटन कोण है और c को जो है वो टॉर्सनल रिजिडिटी भी कहते हैं। c को टॉर्सनल रिजिडिटी
या मरोड़ी जड़ता कहते हैं। जो टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R4 है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है।